हेलो फ्रेंड्स, कल हमने सेल के बारे में, सेल थ्योरी और सेल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एक एक करके देखेंगे कि सेल के अंदर, बाहर से अंदर की ओर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। प्रत्येक ऑर्गेनेल्स के बारे में जानेंगे, उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आज जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसे कहते हैं हम कोशिका भित्ति। तो आज हम कोशिका भित्ति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये तो आपको पता ही है कि भाई ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। इनकी सबसे बाहर पाई जाती है, आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहरी परत है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ होती है। सेल मेम्ब्रेन से बाहर होती है। ये वही टफ हो सकती है, यानी कि कठोर होती है, टफ, कठोर, फ्लेक्सिबल हो सकती है। अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होती तो सेल का आकार कभी भी घटता और बढ़ता नहीं, एक ही रहता, पत्थर के समान। इसलिए ये फ्लेक्सिबल होती है और रिजिड हो सकती है। अब रिजिड का मतलब थोड़ा सा ठोस हो सकता है, लेकिन कठोर नहीं हो सकता। अब रिजिड से मतलब ये कि अगर मान लो अंदर की तरफ कितना ही प्रेशर बढ़े, बाहर की तरफ ये सेल वॉल सेल को फटने नहीं देती है। नहीं तो अगर मान लो सेल का अधिकतम आकार जा रहा है और वो अधिकतम आकार जाने के बाद वो एकदम से फट सकती है, तो उसको फटने से रोक देती है। नेक्स्ट, ये भाई संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक सपोर्ट प्रदान करती है। संरचनात्मक सपोर्ट प्रदान करती है। उसके बाद ये एक सेल को शेप देती है, यानी कि उसका आकार, और उसको ये प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। उसे ये क्या देती है? प्रोटेक्शन, यानी कि इसकी रक्षी परत है। यानी कि सेल का संरचनात्मक सपोर्ट करती है, सेल का आकार डिसाइड करती है और सेल के लिए एक रक्षी परत का कार्य करती है। देखो, मोस्टली क्या होता है कि सेल, जो प्लांट सेल है, उसमें तीन चीजें होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। तो अगर हम देखें तो ये काफी टफेस्ट मटेरियल है। अगर देखा जाए तो पैक्टिन जो है वो काफी टाइट होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो डायरेक्टली अगर अंदर जाना चाहे सेल में तो नहीं जा सकता। वो सेल के बीच में जो अवकाश होते हैं, जैसे एक ये प्लांट सेल है, दूसरी ये प्लांट सेल है, तीसरी ये प्लांट सेल है। तो इन प्लांट सेल की जो सेल वाला है ये तो काफी मजबूत है, यहाँ तो जाएगा नहीं, वो तो यहाँ पर जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ जाने के बाद फिर वो ऐसे एंजाइम्स, ऐसे केमिकल्स सीक्रेट करेगा जिनसे इसकी जो लेयर्स हैं ये डाउन हो, यानी टूटे, डिग्रेड हो, तब जाकर के वो अंदर की तरफ जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। उसके बाद देखो, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखती है, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो परासरण दाब होता है उसमें सपोर्ट करती है, बनाए रखती है। और एक वही मैकेनिकल स्ट्रेस, इनकी जो परासरण दाब है ना, इसको बनाने के बाद बनाने इसी से पैदा होता है मैकेनिकल, यानी कि यांत्रिक तनाव। जिस सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, परासरण दाब ज्यादा होता है, उसमें उतने ही पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज्यादा होती है। अगर परासरण दाब का मान कम है, इसका मतलब है कि उसके अंदर पानी काफी ज्यादा है, ठीक है, तो उसका
मैकेनिकल स्ट्रेस जो है वो कम होगा। अब ये पाई किस किस में जाती है भाई, ये भी है सवाल कि मोस्टली यानी कि मुख्य रूप से ये प्लांट्स यानी कि पादपों में, फंजाई में यानी कि कवकों में, एल्गी में और बैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक है, प्लांट्स में, फंजाई में, एल्गी में और बैक्टीरिया में पाई जाती है। अब अगली बात आती है कि एनिमल सेल के अंदर होती है कि नहीं होती भाई, ये आप नोट कर लेना। एनिमल सेल है यानी कि एनिमल सेल्स विदाउट प्लांट सेल, सॉरी विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल यानी कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट होती है, ये ध्यान रखना। प्लांट से पाई जाती है, फंजाई में होती है, एल्गी में होती है, बैक्टीरिया में होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये बिल्कुल नहीं होती, कंप्लीटली एब्सेंट होती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद थोड़ा और देख लेते हैं इनमें कैसे कैसे बनी होती है। और देखो जो प्लांट्स होते हैं उनमें, जो प्लांट्स हैं उनमें ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है पादपों के अंदर, जो मोस्टली टेरेस्ट्रियल प्लांट है, जो अपनी सतह पर पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। एल्गी के अंदर भी ये पॉलीसेकेराइड, और पॉलीसेकेराइड सेलुलोज हो सकता है, पॉलीसेकेराइड। उसके अलावा सम अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं, सम अदर सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे एगार, केराजिनन, ठीक है, एग्जांपल के लिए केराजिनन, एगार, ये सेल वाल में ही पाए जाते हैं। तो अगारो जो जेल मिलता है वो अगार अगार शैवाल से प्राप्त होता है। तो अगार अगार जो है वो एक शैवाल है और उसकी जो सेल वाल है उसमें अगार होता है, एगारोज। फंजाई के अंदर अगर हम देखें तो फंजाई में जो सेल वाल है ये काइटिन से बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। उसके बाद अगर हम देखें बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरिया में जो सेल वाल है ये पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से। हम सभी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम प्लांट्स के बारे में, इनकी प्लांट्स की जो सेल वाल है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन, इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये और ये तो लगभग एक समान है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में या जो भी है नेक्स्ट टॉपिक पर हम काइटिन, इनकी फंजाई की सेल वाल लेंगे और उसके बाद हम बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन लेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं प्लांट सेल वाल। प्लांट सेल वाल, तो प्लांट सेल वाल में अगर हम देखें तो 3 लेयर्स पाई जाती हैं। थ्री लेयर्स होती है, कौन कौन सी है? प्राइमरी सेल वाल, मिडिल लेमिना या सेकेंडरी सेल वाल, और मिडिल लेमिना। मिडिल लेमिना, 3 प्रकार की परतें प्लांट सेल वाल के अंदर पाई जाती है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेल वाल।
प्राइमरी सेल वॉल। तो देखो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर मोस्टली ये थिन होती है, ये तो पता ही है आपको, बहुत पतली होती है, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि ये आसानी से फैल जाती है, सिकुड़ सकती है, फैल सकती है, ये गुण इसके अंदर होता है। तो फ्लेक्सिबल होती है। उसके बाद ये एक्सटेंसिबल होती है, यानी कि फैल सकती है, तो एक ही बात है एक्सटेंसिबल। जब सेल डिवीजन होता है तो उस दौरान इनका जो आकार है वो फैलता है, तो फैलने को हम कहते हैं एक्सटेंसिबल। तो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो मेनली कार्बोहाइड्रेट से बनती है। कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट भाई यहाँ पर होता है सेलुलोज, और सेलुलोज जो है वो एक होमोपॉलीसेकेराइड है, तो इसको हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। पॉलीसेकेराइड किसका पॉलीसेकेराइड है ये देख लेते हैं भाई। तो ये पॉलीसेकेराइड होता है बीटा डी ग्लूकोज का। बीटा डी ग्लूकोज इकाइयां इसके अंदर पाई जाती हैं। बीटा डी ग्लूकोज इकाइयां, इनकी जो सेलुलोज है ये यूनिट है इसकी इकाई बीटा डी ग्लूकोज। अब बीटा डी ग्लूकोज इकाई देखो ये है, ये OH अगर ऊपर हो तो बीटा, दिस इज बीटा कंडीशन है। अब ऐसे ही दूसरी यूनिट ग्लूकोज की, ऐसे। तो ये जो है ना OH इसमें से यहां से जल निकल जाएगा, और जल के निकलने के बाद इस जगह पर जो कंडीशन बनेगी वो यहाँ पर बनता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और देखो वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बनता है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको OH का, यहाँ पर OH का। तो एक तो H2O निकल गया, एक H2O निकलने के बाद एक ऑक्सीजन बचता है, तो वो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर आ जाता है इस तरह से। अब अगर इनको हम गिने तो देखो इस समय ये पहली कंडीशन है, पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा है, ये पांचवा है, छठा है। ऐसे इसका देखें तो 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें जो बॉन्डिंग हुई है वो बीटा फॉर्म में तो ये है ही है, बीटा है और डी है, बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज है। अब इसमें बॉन्डिंग कैसी हुई है? बॉन्डिंग हुई है भाई बीटा डी 1 2 4, यानी कि 1 इसका और 4 इसका, 1 to 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड अगर हम एक सिंपल फॉर्मूला लिखें तो भाई इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा C6H10O5N, दिस इज सेलुलोज। C6H10O5N, दिस इज सेलुलोज। अब इसकी बहुत सारी इकाइयां मिलकर के और एक तंतु बनाती हैं, और वो तंतु फिर सेलुलोज कहलाता है, ठीक है। इसकी बहुत सारी इकाइयां मिलकर के तंतु बनाती हैं, वो तंतु फिर और ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, और धीरे धीरे जो मिडिल जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर जमता रहता है, और उसके बाद फिर ये सेलुलोज का तंतु जो है वो लेयर के रूप में आ जाता है, और प्राइमरी जो सेल वॉल है उसका निर्माण हो जाता है। दिस इज ग्लूकोज। ग्लूकोज की एन इकाइयां, बहुत सारी इकाइयां। अब देखो कुल मिला के बात यह है कि इस तरह से जब जुड़ता जाएगा तो इसकी 100 से लेकर के 500 200 से 500 इकाइयां आपस में जुड़ती है, लेकिन धागा सा बन जाता है। इस तरह से जुड़ेगा तब, और तब जाकर के एक लेयर
बनती है। तो दिस इज सेलुलोज। सेकंड इज हेमिसेलुलोज। हेमिसेलुलोज ये भी तो इसकी दूसरी इकाई है। प्राइमरी सेल वॉल जो है उसके अंदर सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट एक सेलुलोज होता है, एक हेमिसेलुलोज और एक पैक्टिन, ये हम इसके अंदर पढ़ चुके हैं। तो हेमिसेलुलोज जो है ये भाई हेटेरोपॉलीमर है, ये होमोपॉलीमर था, ये हेटेरोपॉलीमर है। इसका मतलब है कि इसके अंदर एक से ज्यादा इकाइयां पाई जाती हैं, यानी कि ये विषम पॉलीसेकेराइड है या विषम बहुशर्करा है। इसमें एक से ज्यादा मोनोसेकेराइड इकाइयां पाई जाती हैं। तो जब एक से ज्यादा मोनोसेकेराइड इकाइयां, सॉरी दो से ज्यादा, नौ से ज्यादा, एक है तो मोनोसेकेराइड, दो से नौ है तो ओलिगोसेकेराइड और नौ से ज्यादा है तो पॉलीसेकेराइड। तो सीधी सी बात है भाई, इसमें हेटेरोपॉलीमर है। तो ये हेमिसेलुलोज के अंदर 9 से ज्यादा इकाइयां मोनोसेकेराइड की पाई जाती है और वो भी अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती। अब इसमें कौन कौन सी है? अच्छा, एक ये जो है ये सेलुलोज के साथ ही पाया जाता है, जो सेलुलोज है इसके साथ ही ये पाया जाता है, ये भी आपको नोट करना है। अब इसके अंदर पाई कौन कौन सी जाती है? जाइलोस, जाइलोस में भी बीटा 1,4 लिंकेज होता है, सेम टू सेम यही होता है, लेकिन जाइलोस में 5 कार्बन होते हैं जाइलोस में। उसके बाद मैनोस, मैनोस में 6 होते हैं। तो मैनोज के अंदर भी ये बीटा 1,4 लिंकेज होता है, एक मैनोज पाया जाता है, एक ग्लूकोज पाया जाता है। अब ग्लूकोज में यहाँ पर अल्फा होता है और इसकी ये 1,3 लिंकेज होता है, एक का पहला कार्बन और फिर ये तीसरा कार्बन, अंदर से होती है लिंकेज। और एक होता है इसमें गैलेक्टोज। तो ये इकाइयां मिलकर के बनाती हैं हेमिसेलुलोज, जाइलोस, मैनोस, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ये बिल्कुल सेलुलोज के साथ ही पाया जाता है, पहले सेलुलोज जमता है उसके बाद हेमिसेलुलोज जमता है। एक चीज और है कि जो ब्रांच जो होता है, यानी कि इसमें शाखाएं पाई जाती हैं, इसके अंदर शाखाएं नहीं होती, सेलुलोज सीधा तंतु होता है, जबकि इसके अंदर ब्रांचेज होती है। नेक्स्ट है पैक्टिन। पैक्टिन कहां पर? देखो पैक्टिन यहां लिख देते हैं। पैक्टिन, पैक्टिन की क्या कहानी है? देखो पैक्टिन जो है ये मिडिल लैमेला का निर्माण करता है, मिडिल लैमेला। और मिडिल लैमेला काफी इंपॉर्टेंट थिंग है, इनकी चीज है सेल वॉल के अंदर। तो मिडिल लैमेला पैक्टिन का जो निर्माण है ये होता है गैलेक्चुरोनिक एसिड से, गैलेक्चुरोनिक एसिड से। गैलेक्चुरोनिक एसिड उसको बनाते हैं हम। तो गैलेक्चुरोनिक एसिड की संरचना जो है वो गैलेक्टोज से बनती है, इसका नाम ही गैलेक्चुरोनिक एसिड है तो गैलेक्टोज से ही बनती है। इसमें ये OH, 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 अब इसमें जो OH है, यहाँ पर तो OH नीचे था और गैलेक्टोज के अंदर ये OH ऊपर होता है और यहाँ होता है COOH। दिस इज गैलेक्चुरोनिक एसिड और इसकी कई इकाइयां मिलकर के बनाती है पॉलीगैलेक्चुरोनिक एसिड, या इसको हम कहते हैं पैक्टिन, पैक्टिक पदार्थ। पैक्टिन काफी मजबूत होता है और दो सेल्स जो होती है उन सेल्स को आपस में जोड़ के रखता है, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ सेल का। तो देखो एक सेल का डायग्राम किस प्रकार से बनाऊं। दिस इज मिडिल लैमेला। ठीक,
अब इसके अंदर बाहर की तरफ ये प्राइमरी सेल या इसको हम कहें सेलुलोज। अब इसके ऊपर देखो, एक आपने सुना होगा द्वितीयक सेल वॉल, सेकेंडरी वॉल। अब सेकेंडरी वॉल जो है ये बनाई। अब सेकेंडरी वॉल होती क्या है पहले जरा देख लीजिए। सेकेंडरी वॉल सभी में नहीं पाई जाती है, जो उसको हम द्वितीयक कोशिका भित्ति कहते हैं वो सब में नहीं पाई जाती है, जाइलम के अंदर। ठीक है, इसलिए जाइलम की वाहिका है। इनमें जो ये अंदर की जो लेयर है, ये वाली लेयर, इस लेयर पर लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन इनका जमाव हो जाता है। इसको हम कहते हैं द्वितीयक निक्षेपण। तो द्वितीयक निक्षेपण के बाद ही बनती है ये द्वितीयक भित्ति। ठीक है, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। और ये इसलिए होता है कि ये काफी पतली होती है, जब इन पर जमाव हो जाता है थोड़ी थिक हो जाती है, यानी कि मोटी हो जाती है। और जब इनमें पानी ऊपर जाता है, यानी कि जल का प्रवेश इसके अंदर होने से जब नीचे से ऊपर तक जाता है तो जो प्लांट है वो काफी बड़ा होता है, तो कितना दबाव पड़ता है, तो उस दबाव के कारण ये फैल सकती है, सिकुड़ सकती है। अगर पानी ज्यादा है तो फैल सकती है, अगर कम है तो सिकुड़ सकती है। तो ये गुण जो है वो इनके अंदर आता है लिग्निन, सुबेरिन और उनकी वजह से, क्यूटिन की वजह से। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो सेकेंडरी वॉल जो बन जाती है, तो सेकेंडरी वॉल के बनने के बाद इसके अंदर जो जल है ना उसका प्रवेश नहीं होता है। इन सेल्स में जल का प्रवेश नहीं होता है, जिसकी वजह से ये सेल्स जो हैं मृत हो जाती हैं। तो एक बात समझनी है आपको कि जिनमें सेकेंडरी वॉल, सेल वॉल पाई जाती है और जो सेल वॉल लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन और टेनिन इन सब चीजों से बनी होती है, वो सेल के अंदर H2O का प्रवेश नहीं होता है। H2O का प्रवेश नहीं होने से उनका जीवन द्रव्य सिकुड़ जाता है या सूख जाता है और वो सेल मर जाती है, तो ये मृत होती है। तो जाइलम के अंदर वाहिका, वाहिनिका और जाइलम रेसे ये सब मृत सेल होती है और जाइलम मृदुतक जो है वो जीवित होता है। अब इसके अंदर ये जो है ना ये सब जमाव है। ठीक है, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, this is secondary cell wall, this is middle lamina। अब ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ना ये काफी पतली होती है, ज्यादा मोटी नहीं होती, यहाँ तो मैंने दिखा दिया है। अब जब दूसरी सेल इधर से होती है ना, इधर से, जैसे मान लो मैं कहूँगा दूसरी सेल होती है, तो दूसरी सेल जो इधर से होती है ऐसे, ये तो पता नहीं चलता कि कोई सेल है इधर, ऐसे पता नहीं चलता कि सेल है। क्यों? क्योंकि बहुत पतली है और इस जगह पर फिर आ जाती है मिडिल लेमिना, यहां मिडिल लेमिना। तो कुल मिलाकर के दिखाई तो मिडिल लेमिना ही देती है। ठीक है, अब इनके अंदर प्रत्येक सेल का कनेक्शन दूसरी सेल के साथ होता है। ऐसा नहीं भाई कोई सेल जो है वो दूसरी सेल के साथ जुड़ी हुई नहीं होती। इस तरह से सभी सेल्स आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है। अगर ऐसे सेपरेट हो जाएंगी तो फिर ये सेल्स मर जाएंगी, कभी भी जीवित नहीं रहेगी। तो जिनके द्वारा ये जुड़ी होती है उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो दीज आर प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, अब सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर स्टूडेंट देख लेते हैं भाई। सेकेंडरी सेल वॉल में सेलुलोज कितना होता है? तो सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज लगभग 30 से 50% होता है।
हेमीसेलुलोज लगभग 15 से 20%, सॉरी 20 से 35%, और पेक्टिन जो है ये होता है लगभग 15 से 20%। तो बस सॉरी पेक्टिन नहीं, लिग्निन, क्योंकि लिग्निन है ना इनके अंदर, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर लिग्निन जो है वो होता है 15 से 20%। अब देखो पेक्टिन की कहानी समझिए। ग्लूसेलुलोज होता है, देखो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो पॉलीसेकेराइड है वो सेलुलोज। ठीक है, पेक्टिन की कहानी बड़ी रोचक है कि जो पेक्टिन है ना, ये पेक्टिन एक सेल को दूसरी सेल के साथ बहुत टाइटली पकड़ के रखता है। जिस प्रकार से दो ईंट के बीच में सीमेंट लगाई जाती है और उसको लगा करके दीवार बनाई जाती है, इसी तरह से एक तरह ग्लू होता है, गोंद। ठीक है, अब जब तक गैलेक्टोनिक एसिड बन रहा है तब तक तो ये पेक्टिन बनता रहेगा, लेकिन अगर गैलेक्टोनिक एसिड का निर्माण रुक जाता है तो फिर पेक्टिन का निर्माण भी रुक जाएगा और जो सेल्स है ना वो आपस में लूज हो जाएंगी, जब पेक्टिन नहीं बनेगा। और ऐसा कब होता है? ऐसा होता है फ्रूट राइपनिंग, यानी कि जब फल पक रहा होता है उस समय होता है, क्योंकि उस समय पेक्टिन की दुश्मन होती है इथाइलिन गैस। तो इथाइलिन जो गैस है उसका निर्माण होता है और उसके निर्माण से जो गैलेक्टोनिक एसिड है ये टूटता है, यानी कि इसकी फॉर्मेशन नहीं होती है। जब इसकी फॉर्मेशन नहीं होगी तो सेल्स जो है वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, फल जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और हम उसको रंग बदल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि भैया ये राइप हो चुका है या पक चुका है और उसको हम तोड़ लेते हैं। तो ये था भैया आज सेल वॉल प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।